नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजपूत मुस्लिम संघर्ष हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने पिछली क्लास में रावल रतन सिंह को पढ़ लिया था पूरा, और कैसे चित्तौड़ का साका हुआ, प्रथम साका चित्तौड़ का, वो हम पूरा पढ़ चुके थे। आज हम उसी क्रम में आगे राणा सांगा को पढ़ेंगे, है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण है राणा सांगा, और यहाँ से सवाल भी है जो अक्सर आते हैं, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए मैं सीधा हेडिंग डाल देता हूँ, राणा सांगा, है ना। राणा सांगा, राणा सांगा, है ना। अब देखो विद्यार्थियों, मैं राणा सांगा हम पिछली क्लासों में पढ़ रहे थे तुर्क संघर्ष, है ना। मतलब हम अक्सर में लिखता था कि तुर्क सेना ने ऐसे करी, ऐसे किया, तुर्क सेना ने। लेकिन अब यहाँ पे जो राणा सांगा का जो संघर्ष होगा वो तुर्क सेना से नहीं होगा, वो अफगानों से होगा, है ना। चूँकि दिल्ली सल्तनत जो थी उसमें दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश जो था वो तुर्क नहीं था, वो अफगान था, है ना। यानी कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था, लोदी जो वंश था, लोदी वंश, वो अफगानी थे, आते दिल्ली सल्तनत के अंदर थे, लेकिन वो अफगानी थे, है ना। तो उसका मतलब राणा सांगा का कैसे और इब्राहिम लोदी के साथ, यानी कि लोदियों के साथ जो कि अफगान थे, कैसे संघर्ष होता है, ये सारा आज हम जानेंगे। और साथ में इसका संघर्ष जो है बाबर से भी होता है, तो ये जानेंगे हम। देखो, हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, है ना। देखो, इसमें तीन शक्तियों को हमको समझना होगा विद्यार्थियों। तीन शक्ति में पहले थोड़ा इसको समझा देता हूँ, फिर हम पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना। देखो, तीन शक्तियों को समझना पड़ेगा। मैं सबसे पहले बताऊं विद्यार्थियों आपको, ये मान लो कि ये हमारा भारत है, ठीक है। इस प्रकार का ये हमारा भारत है। ये यहाँ पे हमारा राजपूताना हो गया, है ना। ये यहाँ पे ये हो गया मेवाड़, ये क्या हो गया, मेवाड़ हो गया, है ना। मेवाड़ में शासन कौन करता है, सांगा करता है। यहाँ का शासक कौन है, सांगा, ठीक है। सांगा यहाँ का शासक है, ठीक है विद्यार्थियों। और इसके अलावा ये यहाँ पे जो है दिल्ली है, दिल्ली सल्तनत फैली हुई है यहाँ पे, और दिल्ली सल्तनत का शासक अभी यहाँ पे कौन है, दिल्ली सल्तनत का शासक सांगा के समय, देखो दिल्ली सल्तनत का शासक सांगा के समय थे लोदी शासक थे, लोदी थे। उसमें एक तो था सिकंदर लोदी, है ना, सिकंदर लोदी, ठीक है विद्यार्थियों। ये था करीब 1489 से और 1517 तक रहा। और इसके बाद जो शासक बना वो बना इब्राहिम लोदी, है ना। कौन बना, इब्राहिम लोदी बना, है ना। इब्राहिम लोदी बना। ये 1517 से और 1526 तक रहेगा, है ना। ये रहेगा दिल्ली सल्तनत का मामला। इसके बाद यहाँ पे चूंकि ये जो सांगा है, सांगा का शासनकाल रहेगा विद्यार्थियों 1509 से 1528 ईस्वी तक, है ना। तो 26 में ये सल्ट जाएगा लोदी। तो उसके बाद जो 2 साल का शासक रहेगा सांगा का, उस समय यहाँ पे शासक कौन बनेगा, वो बनेगा बाबर, है ना। वो कौन बनेगा, बाबर बनेगा, बाबर। और बाबर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है, बाबर मुगल वंश की स्थापना करेगा, है ना। तो सल्तनत का हिस्सा नहीं रहेगा, ये किसका हिस्सा रहेगा, मुगल वंश का हिस्सा रहेगा, ध्यान रखना। ये आ जाएगा बाबर, जो कि मुगल वंश की स्थापना करेगा ना, मुगल वंश का शासक, ठीक है, मुगल वंश का शासक, है ना, मुगल वंश का शासक बाबर। अभी वर्तमान में यहाँ काबुल का शासक है ना। ये क्या है, काबुल है ना, काबुल है। काबुल का शासक है कौन, काबुल का शासक कौन है, बाबर है ना। अब देखो, इन तीन शक्तियां हो गई विद्यार्थियों। अब हमारे यहाँ पे एक तो हो गई सांगा, इसको 1 नंबर में दे देता हूँ, ये हो गई 2 नंबर पे दिल्ली, और तीसरे नंबर पे हो गई काबुल में एक शक्ति बाबर। तीनों का क्या इस प्रकार से यहाँ पे देखो किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बैठता है, वो हमको पढ़ना पड़ेगा। हुआ कुछ यूँ था विद्यार्थियों कि ये जो राणा सांगा है और लोदी है, इसके बीच में पहले संघर्ष होता है ना। और ये जो लोदी थे, जैसे सिकंदर लोदी था, इसका तो राणा सांगा के साथ कोई भी संघर्ष नहीं हुआ, है ना। सिकंदर लोदी का राणा सांगा के साथ संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन इब्राहिम लोदी जो था बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था विद्यार्थियों, है ना, बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। अपने को
बहुत बड़ा तानाशाह मतलब शहंशाह समझता था, बादशाह की तरह मानता था। और चूंकि लोधियों का जो शासन था, लोधियों में विद्यार्थियों क्या शासन था कि लोधियों का जो शासक था वो सिंहासन पर नहीं बैठता था, है ना। लोधियों में एक जो लोधी वंश का जो संस्थापक था ना, वो बहलोल लोधी था विद्यार्थियों। कौन था? बहलोल लोधी था, ठीक है। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। ये कौन था? संस्थापक था, ठीक है। ये 1451 में स्थापना की और 89 तक शासन किया बहलोल लोधी ने। तो बहलोल लोधी का जो राजत्व सिद्धांत था, यानी शासन करने की जो नीति थी, वो विद्यार्थियों इस प्रकार थी कि एक छत बिछाई, छत पे एक फर्श बिछाई और उसमें वो अपने सेनापतियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, अपने राज दरबारियों के साथ नीचे बैठता था, खुद भी, शासक भी, है ना। तो कहने का मतलब बलबन ये बहलोल लोधी का जो राजत्व सिद्धांत था वो समानता पर आधारित था, है ना। समानता पर आधारित था, है ना। लेकिन इब्राहिम लोधी तक आते आते इब्राहिम लोधी ने क्या किया कि खुद को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठना प्रारंभ कर दिया और अन्य सारे जो मंत्री थे वो उसके सिंहासन से थोड़ी नीचे और कुर्सियों पर बैठते थे, कुछ नीचे बैठते थे फर्श पे, है ना। तो इस प्रकार की व्यवस्था जब इब्राहिम लोधी ने की, तो इब्राहिम लोधी के ही जो साथी थे, परिवार वाले थे, दौलत खान लोधी है, हसन खान मतलब दौलत खान लोधी और कई थे इसके चाचा वगैरह, ये है ना। तो वो लोग नाराज हो गए इससे, इब्राहिम लोधी से। इब्राहिम लोधी से कहा कि भाई हमारे तो सब बराबर से बैठते थे, ऐसे कोई ऊंचा सिंहासन लगा के कोई नहीं बैठता था, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो सारे लोग परेशान थे, किससे? इब्राहिम लोधी से। और इब्राहिम लोधी भी बड़ा साम्राज्यवादी शासक था, है ना। तो इब्राहिम लोधी का संघर्ष हुआ सांगा से, और सांगा को जो है, सांगा ने इब्राहिम लोधी को 2 बार पराजित किया, है ना। सांगा ने इब्राहिम लोधी को 2 बार पराजित किया, एक खातौली के युद्ध में जो 1517 में हुआ और एक बांडी के युद्ध में जो 1518 में हुआ, ठीक है। 2 युद्धों में इब्राहिम लोधी बराबर पराजित हो गया। उसके बाद भी लेकिन इब्राहिम लोधी का खात्मा नहीं हुआ, ये दिल्ली सल्तनत का शासक बना रहा, है ना, दिल्ली सल्तनत का शासक बना रहा। उसके बाद इब्राहिम लोधी के जो करीबी थे, उन्होंने सोचा कि सांगा से तो ये पराजित नहीं हुआ, या सांगा ने पराजित तो किया लेकिन सांगा इसको दिल्ली सल्तनत से हटा नहीं सका। तो इब्राहिम लोधी के जो भाई बंधु थे वो चले गए किसके पास? बाबर के पास चले गए। इब्राहिम के भाई बंद ही बाबर के पास गए और बाबर से जाके कहा कि आप आइए और इब्राहिम लोधी को पराजित कीजिए, है ना। तो बाबर आता है इनके बुलावे पर और इब्राहिम लोधी को पानीपत के मैदान में, जिसको हम पानीपत की प्रथम लड़ाई कहते हैं, 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को पराजित करता है, युद्ध मैदान में ही इसकी हत्या कर देता है ना। और कहते हैं कि इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी युद्ध मैदान में हत्या की गई। और उसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत खत्म हुई, लोधी वंश खत्म हुआ और दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की बाबर ने 1526 में, है ना। और उसके बाद फिर बाबर का संघर्ष होगा सांगा से, है ना। तो ये पूरी कहानी चलेगी सांगा वाले क्लास में हमारी, है ना। तो सांगा का किस प्रकार से दोनों से संघर्ष होगा, एक तो इब्राहिम लोधी से संघर्ष होगा और एक सांगा का बाबर से संघर्ष होगा ना। तो सांगा का 2 लोगों से संघर्ष होगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी किस प्रकार से बाबर यहाँ आया। बाबर क्यों आया? क्योंकि बाबर को बुलाया गया था, दौलत खान लोधी जो इब्राहिम लोधी के चाचा थे उसके द्वारा बुलाया गया था। दौलत खान लोधी और जो है हसन खान मेवाती वगैरह ये लोग गए थे इसके पास, है ना। और ये सारी बातें आज हम जो हैं इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम सांगा का एक बेसिक परिचय देख लेते हैं और उसके बाद सांगा का कैसे इन लोगों से संघर्ष हुआ उसको हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा इसको जरूर उतार लो। दिल्ली सल्तनत में इस समय कौन कौन था? लोधी वंश का शासन था और बाद में बाबर आ जाएगा, है ना। ये 1526 में बाबर ने इसकी स्थापना की है, मुगल वंश का शासक था, है ना। मुगल वंश का ये संस्थापक था, है ना, संस्थापक, ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, कब? 1526 ईस्वी में, है ना। तो अभी मैं इसको लिखाने वाला हूँ, वैसे इसको उतार लो आप। और ये भी थोड़ी सी आप लिख दो कि अभी बाबर जो है काबुल का शासक है, लेकिन 1526 में ये
मुगल वंश की स्थापना करके दिल्ली का शासक बन जाएगा बाबर, है ना। तो ये सारी बातें हम जो है आगे मैं बस बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं अभी मिटा रहा हूँ इसको, और हम जो है एक बेसिक सा परिचय हम थोड़ा सा लिखेंगे, और उसके बाद विद्यार्थियों हम आगे की बात जारी रखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दिया हूँ, और अब मैं लिखता हूँ विद्यार्थियों परिचय, ठीक है। देखो परिचय हम लिखेंगे थोड़ा सा, कई बार क्या है कि जो बड़े शासक होते हैं उनके परिचय से भी सवाल आ जाते हैं। तो राणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, इन दोनों के जन्म, माता पिता, भाई बंधुओं के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो देखिए मैं सबसे पहले लिखना चाहूँ तो 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को जो रायमल थे, महाराणा रायमल और उनकी पत्नी थी रत्न कंवर, है ना, उनकी संतान के रूप में सांगा का जन्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था, है ना। को महाराणा रायमल व रानी रत्न कंवर की संतान के रूप में सांगा का जन्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ, ठीक है। सांगा का जन्म कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, हम अब बस इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में, बस ये सन थोड़ा सा देख लेना। रायमल इनके पिता थे और रानी रत्न कंवर जो है इनकी माता थी, ठीक है। ये रत्न कंवर है, आप वैसे समझ ही जाएंगे, मैंने बोला भी है, ठीक है। और 1509 में जब रायमल की मृत्यु हुई तो उसके बाद रायमल के 3 पुत्र थे, जयमल, पृथ्वीराज और सांगा। तीनों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, और उस उत्तराधिकारी संघर्ष में अंततः सांगा जीता, और सांगा फिर 1509 में 24 मई के दिन और शासक बन जाता है चित्तौड़ का। कौन? सांगा। ये बात हम लिखेंगे यहाँ पे, अगले पॉइंट के रूप में लिखेंगे विद्यार्थियों। क्या बात है? 1509 ईस्वी को महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद इसके पुत्रों कौन कौन थे? जयमल, पृथ्वीराज व सांगा के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, है ना, लड़ाई हुई, आपस में लड़े, उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। जिसमें सांगा का साथ किसने दिया? सांगा का साथ अजमेर के करमचंद्र पंवार व झाला बीदा ने दिया था, है ना। अजमेर के करमचंद्र पंवार व झाला बीदा ने दिया था। वे झाला
बीदा ने झाला बीदा ने दिया था। ठीक है, झाला बीदा ने दिया था। ठीक है, झाला बीदा ने दिया था। इस उत्तराधिकारी संघर्ष में सांगा जीता और सांगा शासक बना, है ना। इस संघर्ष में सांगा जीता वे 24 मई 1509 को, है ना, 24 मई 1509 ईस्वी को 24 मई 1509 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, इस प्रकार से जो है राणा सांगा का राज्याभिषेक होता है। रायमल और पृथ्वीराज थे वो इधर उधर मतलब ये मारे गए बीच में, है ना। जैसे जयमल तो जो है उत्तराधिकारी संघर्ष में मारा गया और पृथ्वीराज भी जो था ये कहीं दूसरी जगह मारा गया था, लेकिन ये बीच में मारे गए। ठीक है, और इस प्रकार से जो है सांगा इस 24 मई को 1509 के दिन और राज्याभिषेक हुआ और यह चित्तौड़ का शासक बना। इस समय सांगा को जो चुनौती देने वाली प्रमुख शक्तियां थी वो 3 शक्तियां थी। मैं यहाँ पे एक और बात लिखना चाहूंगा। इस समय सांगा को चुनौती देने वाली प्रमुख शक्तियां निम्नलिखित थी, है ना। चुनौती देने वाली प्रमुख शक्तियां निम्नलिखित थी, है ना। कौन कौन सी थी? देखिए, इसमें मैं बताऊं आपको। एक तो थी मालवा, है ना, एक तो थी मालवा की, दूसरी थी गुजरात की, है ना, मालवा की, गुजरात की, और तीसरी थी दिल्ली सल्तनत, है ना। दिल्ली लिखेंगे हम, पहले तो दिल्ली सल्तनत रहेगी, फिर बाद में दिल्ली के मुगल वंश आ जाएंगे। तो दोनों मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, पहले तो लोधी रहेंगे, लोधी, और बाद में आ जाएंगे मुगल, है ना, लोधी और मुगल। लोधी में सिकंदर लोधी से तो कोई संघर्ष नहीं होगा, लोधी में इब्राहिम लोधी से संघर्ष होगा, है ना, इब्राहिम लोधी, है ना, इब्राहिम लोधी, और मुगल में बाबर। ठीक है, बाबर के देखो इब्राहिम लोधी के साथ तो 2 युद्ध लड़ेगा, एक तो खातौली का युद्ध होगा, है ना, खातौली, एक ही मात्रा है खातौली, और दूसरा होगा बांडी का युद्ध, है ना। खातौली ये 1517 में होगा और ये 1518 में होगा। और बाबर के साथ में जो है विद्यार्थियों, इसके साथ भी 2 युद्ध होंगे, बाबर के साथ भी 2 युद्ध होंगे, एक बयाना का युद्ध, बयाना युद्ध, और एक होगा खानवा युद्ध, है ना, बयाना युद्ध और खानवा युद्ध। ठीक है, ये 2 युद्ध होंगे। खानवा युद्ध में आप देखें तो ये होगा करीब, उसमें बता दूंगा मैं, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, 16 फरवरी 1527 को होगा, और ये होगा 17 मार्च 1527 को होगा ना। इस प्रकार से ये मामला होगा। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, इन चारों युद्धों के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि इन चारों युद्धों का संबंध जो है सीधा किससे है? सांगा से है। कई बार इन युद्धों का क्रम भी पूछ लेते हैं सीधे, खातौली, बांडी, बयाना, खानवा, है ना। इन चारों को देंगे और पूछेंगे इनका निश्चित क्रम क्या है ना। इस प्रकार से जो है पूछ लिया जाता है, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखना। और इस प्रकार से जो है विद्यार्थियों, अब हम
सॉरी, मालवा और गुजरात को तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, राजपूत मुस्लिम संघर्ष है ना। राजपूतों का जो दिल्ली सल्तनत के साथ या दिल्ली के जो शासक थे उनके साथ क्या संघर्ष हुआ वही पढ़ रहे हैं। तो गुजरात और मालवा को हम तब पढ़ेंगे तब राजवंश पढ़ेंगे, है ना। तो इस क्लास में हम ये वाली बात जो है, ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, है ना, इसमें, ठीक है। तो अब हम आते हैं दिल्ली, सांगा और इब्राहिम लोदी संघर्ष, हेडिंग डालते हैं और फिर इनके बीच की जो बातें हैं ये दोनों युद्धों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम सीधे इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं विद्यार्थियों, आपने इसको उतार लिया होगा, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दो, सांगा व इब्राहिम लोदी संघर्ष, ठीक है। सांगा व इब्राहिम लोदी संघर्ष, सांगा इब्राहिम लोदी संघर्ष, ठीक है। सांगा व इब्राहिम लोदी संघर्ष, सांगा व इब्राहिम लोदी संघर्ष, ठीक है। तो ये हेडिंग डाल दी विद्यार्थियों हमने। और अब हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी का सांगा के साथ 2 बार मुकाबला हुआ, एक बार खातौली में, एक बार बांडी में, ये बात हम लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हम आगे की बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें मैं लिखना चाहूँगा कि सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य 2 युद्ध हुए, 2 युद्ध हुए, है ना, 2 युद्ध हुए। कौन कौन से युद्ध थे? पहला मैं लिखना चाहूँ विद्यार्थियों, पहला युद्ध यहाँ पे हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे खातौली, ठीक है, खातौली का युद्ध, ठीक है, खातौली का युद्ध। ये हुआ था 1517 ईस्वी में, है ना, 1517 ईस्वी में, ठीक है। 1517 में इब्राहिम लोदी का शासनकाल प्रारंभ होता है, वहीं से हुआ था खातौली का युद्ध। और खातौली पड़ता है विद्यार्थियों, वर्तमान में तो बूंदी में पड़ता है, लेकिन तत्कालीन समय में ये जो है कोटा में पड़ता था, है ना। तो और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी स्वयं आया था लड़ने के लिए, लेकिन इब्राहिम लोदी सांगा से पराजित हुआ और भाग गया आगरा की ओर, और इस प्रकार इस युद्ध में सांगा जीत गया था, ठीक है। ये बात हम लिखेंगे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, इसमें लिखेंगे कि एक तो ये वर्तमान में बूंदी में और तत्कालीन कोटा में अवस्थित है ना, अवस्थित है, हाँ, वर्तमान की बात की, ठीक है। तो खातौली कहाँ है? वर्तमान में तो बूंदी में है, तत्कालीन कोटा में था, है ना। और इसके अलावा इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने भाग लिया, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और इब्राहिम लोदी जो है कोटा की तरफ आगरा की तरफ भाग गया था, ठीक है। तो ये बात हम लिखेंगे यहाँ पे, ग्रीन पेन से लिख देता हूँ। इस युद्ध में, इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इतना ही है इसमें ना। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, है ना, पराजित हुआ, आगरा की तरफ भाग गया, आगरा की तरफ भाग गया, है ना, आगरा की तरफ भाग गया, ठीक है। और पराजित होने की बात लिख दी, आगरा की तरफ भाग गया, बस इसमें इतना ही है। दूसरा युद्ध हम लिखेंगे विद्यार्थियों, दूसरा युद्ध है हमारा बांडी का युद्ध, है ना, बांडी का युद्ध, ठीक है, बांडी का युद्ध। बांडी ये विद्यार्थियों धौलपुर में पड़ता है ना, कहाँ पड़ता है? धौलपुर में अवस्थित है, धौलपुर में अवस्थित, है ना। और यह जो युद्ध लड़ा गया था वो 1518 ईस्वी को लड़ा गया था, ईस्वी को लड़ा गया,
है ना, 1518 ईस्वी को लड़ा गया। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी स्वयं ने आकर उसने मियाँ माखन और मियाँ हुसैन नामक अपने दो प्रसिद्ध सेना नायकों को भेजा था, लेकिन वो इस युद्ध में पराजित हुए। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कि इसमें इब्राहिम ने अपने प्रसिद्ध सेनापति मियाँ हुसैन व मियाँ माखन को भेजा। मियाँ हुसैन व मियाँ माखन को भेजा। ध्यान रखना ये दोनों नामों को ना विशेष रूप से ध्यान रखना। मैं रेड पेन से इनके ऊपर थोड़ा सा वो है इस प्रकार से डाल देता हूँ इनको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं ना। इसमें इब्राहिम ने अपने प्रसिद्ध सेनापति मियाँ हुसैन व मियाँ माखन को भेजा, मगर राणा सांगा ने इनको पराजित किया, है ना। मगर या हम कहेंगे राणा सांगा जीत गया, मगर राणा सांगा की इस युद्ध में भी जीत हुई। ठीक है, राणा सांगा की भी जो है इस युद्ध में जीत हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों दोनों ही युद्धों में और राणा सांगा जीत जाता है। इसके बाद क्या होता है, इब्राहिम लोदी का संघर्ष राणा सांगा से न होकर और अब इब्राहिम लोदी का संघर्ष किससे होता है, बाबर से होता है। उस बात को मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने बाबर से क्यों होता है मैंने आपको बता ही दिया अभी बोल के, कि इब्राहिम लोदी जो था सिंहासन पे बैठने लगा था। अफगान जो परंपरा थी उसको तोड़कर और इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठने लगा था, जबकि उससे पहले के शासक कहाँ बैठते थे, एक फर्श बिछाई और सभी के साथ शासक भी एक साथ नीचे ही बैठता था, समानों में प्रथम कहलाता था, बस इतना ही था। लेकिन इब्राहिम लोदी अपने को राजा, अपने को बादशाह समझने लगा, सिंहासन लगाने लगा, वहां पे बैठने लगा और दरबारी जो आते दरबार में उसको सलाम भी करते, और कहने का मतलब अपना एक विशिष्ट स्थान उसने बना दिया, जिसकी वजह से अफगान सरदार इब्राहिम लोदी के ही जो पड़ोसी थे, जो परिवार वाले थे, वो ही उससे खफा थे। और हसन खां मेवाती और जो है महमूद लोदी, ये दोनों सॉरी दौलत खां लोदी, महमूद लोदी भी था, दौलत खां लोदी, महमूद लोदी और हसन खां मेवाती, ये सारे लोग इब्राहिम लोदी के विपक्ष में हो गए और इन्होंने मिलकर दौलत खां लोदी को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध और बाबर से सहायता मांगने भेजा। और तब बाबर यहाँ आता है, इब्राहिम लोदी को पराजित करता है पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में, और युद्ध मैदान में ही इब्राहिम लोदी को पराजित करके और मुगल वंश की स्थापना करता है। फिर मुगल शासक बाबर के साथ जो है सांगा का संघर्ष होगा। तो बीच में ये मैं थोड़ी सी कहानी लिखना चाहूंगा कि बाबर भारत में कैसे आया, है ना। कहानी क्या, सीधा पानीपत युद्ध की बात मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बोल के सुनाई है वही बात हम लिखेंगे। तो देखो क्या होता है, उक्त घटना के बाद, उक्त घटनाओं के बाद इब्राहिम लोदी का संघर्ष काबुल का शासक था बाबर अभी, है ना। काबुल शासक काबुल शासक बाबर से और 1526 में पानीपत के मैदान में होता है। बाबर से 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में होता है। पानीपत के मैदान, ये हरियाणा में पड़ता है ना पानीपत, वर्तमान में पानीपत के मैदान में होता है, जिसमें
जिसमें बाबर जीतता है, बाबर जीतता है। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी का युद्ध मैदान में, इब्राहिम लोदी का युद्ध मैदान में, युद्ध मैदान में कत्ल या मैं कहूँ हत्या कर दी जाती है, कर दी जाती है ना। तो मध्यकाल भारत का पहला शासक था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध स्थल पे मारा गया है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे मध्यकालीन, मध्यकालीन भारत का पहला सुल्तान, पहला शासक लिखूंगा, पहला शासक इब्राहिम लोदी था, पहला शासक इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी था, जो जो युद्ध स्थल पर मारा गया, जो युद्ध स्थल पर मारा गया है ना, जो युद्ध स्थल पर मारा गया। यह घटना पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाती है, पानीपत का प्रथम युद्ध है ना। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में है ना, युद्ध कहलाती है। यह घटना पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाती है। और इसके साथ ही आगे मैं लिखूं, इसके साथ ही लोदी वंश, इसके साथ ही लोदी वंश व दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत समाप्त हुई, समाप्त हुई। वे दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको ये पूरी कहानी पता चल गई होगी किस प्रकार से जो बाबर है वो भारत में आया और किस प्रकार से पानीपत के युद्ध में लोदी को पराजित किया और यहाँ का शासक बना, कहाँ का? दिल्ली का शासक बन गया और दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना कर डाली। ठीक है, अब ये तो होगा मामला दिल्ली सल्तनत के समाप्त होने और बाबर की शासन सत्ता में आने तक का। अब बाबर में, ये जो बाबर है अब दिल्ली का शासक बन बैठा बाबर। अब बाबर का राणा सांगा के साथ, जो कि चित्तौड़ का शासक है, अब चित्तौड़ का और दिल्ली का संघर्ष कैसे होगा? आखिर बाबर आया ही था 1526 में भारत में और 1527 में आके सांगा से संघर्ष क्यों हुआ, ये कारण हम जानेंगे। और ये जो बाबर के साथ खानवा का युद्ध होगा, वो खानवा का युद्ध ही सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है और खानवा के युद्ध के कारण ही सांगा को एक तरीके से जाना जाता है। बड़ा ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ है, बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ था। तो उसके बारे में हम देखते हैं, उसके कारण क्या थे आखिर उस युद्ध के, है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूं विद्यार्थियों, आप इसको उतारें और अब हम उसके कारणों की चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो आप हेडिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। क्या हेडिंग डाल सकते हैं कि सांगा व बाबर के मध्य संघर्ष, है ना, सांगा व बाबर, ये आप हेडिंग डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इब्राहिम लोदी को डाल रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, बाबर, है ना, बाबर के मध्य संघर्ष हो जाएगा ये, है ना। तो इन दोनों के मध्य जो कारण थे विद्यार्थियों, सांगा व बाबर के
मध्य संघर्ष के कारण, है ना, संघर्ष के कारण क्या क्या थे। देखो ये कारण हम जानेंगे विद्यार्थियों यहाँ पे, ठीक है, ये कारण हम जानेंगे यहाँ पे। देखो क्या क्या कारण थे। सबसे पहला कारण तो मैं बताऊं विद्यार्थियों, एक कारण तो ये था कि जब इब्राहिम लोदी के जो परिवार वाले थे, तो इब्राहिम लोदी से परेशान थे क्योंकि वो खुद को बादशाह घोषित कर बैठा था। परिवार वाले बाबर के पास इसलिए गए थे कि बाबर भारत में आए, इब्राहिम लोदी को पराजित करे और वो वापस चला जाए। लेकिन उन लोगों का पासा उल्टा पड़ा। उन्होंने बाबर को यहाँ बुलाया तो सही, लेकिन बाबर ने यहाँ आके इब्राहिम लोदी को मारा और खुद सिंहासन पे बैठ गया। ये लो साहब, खुद सिंहासन पे बैठ गया। तो वो जो लोग थे जिन्होंने बाबर को निमंत्रण दिया था, वो लोग अब खफा थे किससे, बाबर से, कि यार बाबर तूने ये क्या किया, हमने तेरे को हमारी सहायता के लिए बुलाया था, तू तो खुद बादशाह बन बैठा। तो बाबर ने कहा भाई आपको जो मर्जी आए करो, मैं तो बादशाह हूँ, रहूंगा, मैंने युद्ध जीता है, मैंने इब्राहिम लोदी को पराजित किया है युद्ध मैदान में, कल को मैं मर जाता तो मेरा मुआवजा मेरा क्या होता, आपने बुला तो लिया, मैं मर जाता युद्ध मैदान में तो क्या होता मेरा, ये मैंने युद्ध जीता है, आप जाइए, आपके मन में आए जो कीजिए। तो वो जो लोदी थे, दौलत खान लोदी, हसन खान मेवाती, महमूद लोदी, ये सारे लोग मिलकर अब जाते हैं सांगा के पास। सांगा से कहते हैं यार सांगा, बाबर आया और बाबर ने जो, हमने बुलाया था खैर बुलाने को बाबर को, लेकिन वो हमने इस शर्त पे बुलाया था कि आप इसको पराजित करके चले जाना वापस, हम आपको कुछ दे देंगे थोड़ा बहुत धन, ठीक है। लेकिन वो बाबर यहाँ के शासक बन गया। तो ये दुखड़ा सांगा को जब इन लोगों ने सुनाया तो कहते हैं कि सांगा ने उनकी सहायता करने का उनको वचन दिया कि ठीक है आपकी सहायता हम करते हैं और हम उसको भगा देंगे बाबर को यहाँ से, एक विदेशी का यहाँ पे क्या काम है। तो एक कारण तो था ये, और अहम कारण यही माना जाता है। लेकिन जो बाबर है उसने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा, जिसको तुजुके बाबरी भी बोलते हैं, तुर्की भाषा में लिखी थी। वैसे इनकी जो राजकीय भाषा थी मुगलों की, वो फारसी थी, है ना। तो बाबर ने बाबरनामा में क्या लिखा है, बाबर ने बाबरनामा में बड़ा ही एक मनगढ़ंत कारण बताया है, उसमें इतिहासकार विश्वास नहीं करते, लेकिन बाबरनामा में लिखा है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। कारण विद्यार्थियों ये था कि बाबर ये कहता है कि सांगा ने मुझे एक पत्र लिखा था, सांगा ने मुझे एक पत्र लिखा था और उस पत्र में ये लिखा कि बाबर आप जो है दिल्ली पर आक्रमण कीजिए, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कीजिए, जब आप दिल्ली पर आक्रमण करोगे उसी समय मैं आगरा पर आक्रमण करूंगा, क्योंकि इब्राहिम लोदी की सेना कुछ तो आपके पास बट जाएगी, मैं जब आगरा पर आक्रमण करूंगा तो आधी सेना यहाँ पे आ जाएगी, हम आसानी से जो है इब्राहिम लोदी को पराजित कर देंगे। इस प्रकार से जो है बाबर लिखता है ना, बाबर हमें बताता है ना। ऐसी बात किसने कही थी, सांगा ने कही थी बाबर से, ये बात हमको बाबर बताता है। लेकिन इस बात में सत्यता विद्यार्थियों में नजर नहीं आती। आप समझ तो गए होंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो बाबरनामा में बाबर क्या लिखता है, बाबरनामा में बाबर ये लिखता है कि एक पत्र भेजा किसने, सांगा ने, किसको भेजा, बाबर को भेजा। देखो पत्र है ना, यहाँ पे मान लो बाबर बैठा है, बाबर जो है अभी कहाँ बैठा है, ये बैठा है काबुल में, कहाँ बैठा है, काबुल में बैठा है, ठीक है। ये यहाँ पे दिल्ली है ना, ये यहाँ पे क्या है, दिल्ली है, ये है काबुल, ठीक है, ये है काबुल, और ये यहाँ पे है चित्तौड़, चित्तौड़ में कौन बैठा है, सांगा, सांगा बैठा है। अब बाबर क्या कह रहा है कि सांगा ने एक पत्र भेजा इसको, क्या भेजा, पत्र भेजा इसको, है ना। और क्यों भेजा, कि पत्र में क्या लिखा कि बाबर तू आक्रमण कर, कहां, दिल्ली पर। बाबर जब दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो सांगा आक्रमण कहां करेगा, यहाँ पे मान लो आगरा है, यहाँ पे क्या है, आगरा है ना। इन दोनों जगह शासन किसका था, लोदियों का शासन था। तो मतलब बाबर जब दिल्ली पर आक्रमण करेगा उस समय सांगा जो है आगरा पर आक्रमण करेगा। यह बात सांगा ने पत्र में लिखकर और बाबर से कह दी, है ना। तो इस सांगा के पत्र के मुताबिक बाबर ने आक्रमण किया दिल्ली पर,
और दिल्ली पर आक्रमण किया, तब बाबर ने एक सलहदी नामक एक दूत भेजा सांगा के पास, और उस सलहदी से ये कह के भेजा था कि सांगा मुझे मेरी सहायता के लिए आए, इब्राहिम लोदी के खिलाफ मेरी सहायता करे। तो सांगा ने इसको बाबर की कोई सहायता नहीं की, है ना। वैसे बिना सहायता के भी बाबर जीत गया पानीपत के युद्ध में, लेकिन बाबर ने यह कहा कि सांगा ने मेरे खिलाफ वादा खिलाफी की है, मेरे को पत्र लिख के आगे से कहा था कि मैं तेरी सहायता करूंगा, तू जिस समय दिल्ली पर आक्रमण करेगा मैं उस समय आगरा पर आक्रमण करूंगा। लेकिन सांगा ने है जो अपने वादे से मुकर गया और इसने आगरा पे आक्रमण नहीं किया। इस वजह से मैं अब जो है सांगा पे आक्रमण करूंगा। और कहते हैं कि इस कारण बाबर का सांगा के साथ संघर्ष हुआ था, है ना। अब देखो विद्यार्थियों, इस बात में कोई तर्क नहीं है कि बाबर ने जो लिखा है उसके पीछे कोई तर्क नहीं है, ये तथ्य गलत लगता है। क्योंकि सांगा ऐसा पत्र इसको क्यों लिखेगा कि जब तू दिल्ली पे आक्रमण करेगा तब मैं आगरा पे आक्रमण करूंगा, क्योंकि सांगा तो इब्राहिम लोदी को 2 बार खुद पराजित कर चुका था, वो तो तीसरी बार फिर पराजित कर देता, ये इसकी सहायता क्यों लेगा? सांगा तो खुद पावरफुल शासक था, है ना। तो इसके पीछे इतिहासकार कोई तर्क नहीं मानते, ये बाबर की कल्पना मात्र मानते हैं ना। तो ये संघर्ष आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार का ये दूसरा कारण था, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ये विद्यार्थियों प्रमुख कारण थे जो इन दोनों के बीच में जो है संघर्ष के प्रमुख कारण हुए। और इसके अलावा जो है दोनों की साम्राज्यवादी जो आकांक्षाएं थी वो तो फिर युद्ध का कारण बनी कि बाबर भी चाहता था कि उसका साम्राज्य बड़ा हो, सांगा भी चाहता था कि उसका साम्राज्य बड़ा हो। तो ये 3 प्रमुख कारण विद्यार्थियों इस संघर्ष के माने जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं तीनों कारणों को, एक एक कारण लिखते हैं। पहला कारण तो ये कि पानीपत युद्ध में बाबर जीतने के बाद बाबर का दिल्ली पर अधिकार करने के कारण जो अन्य लोधी सरदार थे वो सांगा की शरण में आ गए बाबर के विरुद्ध, इसलिए ये संघर्ष हुआ ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहला कारण क्या था कि पानीपत विजय के बाद बाबर दिल्ली का शासक बन बैठा, है ना। इसके विरोध में अफगान सरदार कौन कौन थे? अफगान सरदारों को मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों। अफगान सरदार में हमारे यहाँ पे आ जाएंगे एक तो हसन खां मेवाती, ये मेवात के रहने वाले थे। हसन खां मेवाती हो जाएंगे, एक हो जाएंगे दौलत खां लोधी, है ना, दौलत खां लोधी। ये 2 नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखना, ठीक है। इसके विरोध में अफगान सरदार सांगा से और सहायता की याचना करते हैं, है ना। सरदार सांगा से सहायता मांगने पहुंचे। यह युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है ना। यह युद्ध का प्रमुख कारण था, ठीक है। एक बात तो हो गई, ये एक कारण तो हो गया, ये प्रमुख कारण यही था। दूसरा कारण था विद्यार्थियों, दूसरे कारण की मैं बात करूं, पेन बदल लेता हूं मैं। दूसरा कारण हो जाएगा हमारा कौन सा? बाबरनामा वाली बात जो बाबर लिखता है ना। बाबरनामा ये क्या है? बाबर की आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी गई थी ना, तुर्की भाषा में लिखी गई थी, है ना, तुर्की भाषा में लिखी गई। और बाबर की आत्मकथा, है ना, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि सांगा ने बाबर के साथ वादा खिलाफी की थी, बाबर के साथ वादा खिलाफी की थी, है ना, वादा खिलाफी की थी। कौन सी वादा खिलाफी की?
आ, वादा खिलाफी यह थी कि वादा खिलाफी यह थी कि जब बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा, दिल्ली पर आक्रमण करेगा, तब सांगा आगरा पर आक्रमण करेगा, आगरा पर आक्रमण करेगा, मगर सांगा ने ऐसा नहीं किया, मगर सांगा ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, मगर सांगा ने ऐसा नहीं किया, यह वादा खिलाफी थी। और जब बाबर ने सलहदी नामक दूत को सांगा के पास सहायता के लिए भेजा, तो सांगा ने बाबर की कोई सहायता भी नहीं की, ये बात में हम लिखेंगे। तथा बाबर ने अपनी सहायता हेतु एक दूत सलहदी को सांगा के पास भेजा, मगर सांगा ने बाबर की कोई सहायता नहीं की, ठीक है, मगर सांगा ने बाबर की कोई सहायता नहीं की। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों दूसरा कारण जो बाबर बताते हैं बाबरनामा में, इस प्रकार की बात लिखते हैं बाबर, है ना। वैसे इस कारण को इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं ना, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इस तथ्य को, ये एक प्रकार का तथ्य है जो तथ्य ही बन के रह गया, कभी प्रमाण नहीं बन सका ना। इस तथ्य को, अब तथ्य और प्रमाण में क्या अंतर होता है, ये मेरी आप इतिहास का परिचय वाली क्लास देखना जो इस चैनल पे तीसरी क्लास डाली गई थी ना। इस तथ्य को इतिहासकार प्रमाणिक नहीं मानते, ठीक है ना। तीसरा कारण ये था कि दोनों कौन, सांगा और बाबर, दोनों मतलब सांगा व बाबर की महत्वाकांक्षाएं, है ना, दोनों की महत्वाकांक्षाएं थी। तो इन कारणों के चलते विद्यार्थियों हम यहाँ पे लिखेंगे कि उक्त कारणों के चलते और सांगा व बाबर के मध्य निम्नलिखित युद्ध हुए, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उक्त कारणों के चलते सांगा व बाबर के मध्य निम्नलिखित युद्ध हुए, है ना। कौन कौन से युद्ध हुए वो हम पहले लिख ही चुके हैं। पहला मैं लिख देता हूँ बयाना का युद्ध, है ना, बयाना युद्ध, ठीक है। बयाना का युद्ध कब हुआ था? बयाना का युद्ध, ये तारीख मैं लिख ही चुका हूँ पहले, 16 फरवरी को हुआ था ये, 16 फरवरी 1527 को ये युद्ध हुआ था विद्यार्थियों। इसमें क्या हुआ था कि बयाना जो है, बयाना भरतपुर में पड़ता है, और वहाँ पे जो खंडार का दुर्ग था वहाँ पे मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मोहम्मद नाम के दो मुगलों के जो थे प्रशासक नियुक्त थे, है ना। तो उन प्रशासकों को और जो है
चंद्रभान और मणिक चंद्र की सहायता से पराजित किया और खंडार दुर्ग को सांगा ने जीत लिया, है ना। ये बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे आके लिख देता हूँ मैं कि बयाना भरतपुर में है, बयाना भरतपुर में है ना, बयाना भरतपुर में है। और यहाँ खंडार दुर्ग पर बाबर के प्रशासक कौन कौन थे? बाबर के प्रशासक मेहंदी ख्वाजा और जो है सुल्तान मोहम्मद थे, उन दोनों को पराजित किया था चंद्रभान व मणिक चंद्र ने, है ना। बाबर के प्रशासक मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ये नाम ध्यान रखना विद्यार्थियों, मेहंदी ख्वाजा व सुल्तान मोहम्मद, दोनों नाम अच्छे से ध्यान रखना। सुल्तान मोहम्मद, बाबर के प्रशासक मेहंदी ख्वाजा व सुल्तान मोहम्मद थे, है ना, जिनको सांगा ने चंद्रभान व मणिक चंद्र की सहायता से, चंद्रभान व मणिक चंद्र की सहायता से पराजित किया व खंडार जीत लिया, है ना, खंडार जीत लिया, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है खंडार, बयाना का जो दुर्ग था, बयाना का जो युद्ध था, वो किसने जीता? सांगा ने जीता। बाबर को मेहंदी ख्वाजा ने इस हार की सूचना दी, है ना। बाबर को, यहाँ पे मैं लिख दूं, बाबर को मेहंदी ख्वाजा ने हार की सूचना दी, है ना। और शाह मंसूर ने राजपूतों की बड़ी प्रशंसा की थी यहाँ पे, है ना। शाह मंसूर ने राजपूतों की प्रशंसा की, प्रशंसा कैसे लिखा जाएगा, सॉरी, राजपूतों की प्रशंसा की। ये विद्यार्थी देख लेना, मेरे दिमाग से भी निकल रहा है प्रशंसा शब्द कैसे लिखा जाता है ना, प्रशंसा। मेरे हिसाब से तो शायद ये ठीक है क्या, प्रशंसा? शायद ये भी गलत है, प्रशंसा। ओहो, अब मेरे से नहीं लिखा जाएगा, आप देख लेना, है ना। राजपूतों की प्रशंसा की, है ना। और मोहम्मद शरीफ ने आगामी युद्ध में बाबर के हार की भविष्यवाणी की, है ना। ये बात और लिखूंगा मैं, मोहम्मद शरीफ ने आगामी युद्ध में मोहम्मद शरीफ ने आगामी युद्ध में और बाबर की हार की भविष्यवाणी की, बाबर की हार की भविष्यवाणी की, ठीक है, बाबर की हार की भविष्यवाणी की, ठीक है। ये वैसे कटा नहीं होगा, कट गया होगा तो मैं बोल रहा हूं, मोहम्मद शरीफ को ध्यान रखना, मोहम्मद शरीफ ने बाबर की हार की भविष्यवाणी की थी अगले युद्ध में, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको उतार लें, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये बयाना का युद्ध पूरा हो गया। अब खानवा का युद्ध कैसे होगा उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, काफी बड़ी घटना है। और कल अगली जो क्लास होगी उसमें हम पूरा खानवा का युद्ध को पूरे को पढ़ लेंगे, सांगा पूरा हो जाएगा, प्रताप पे हम फिर अगली क्लास में आ जाएंगे, ठीक है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।